हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉमिस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको AITT एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूं। जो भी बच्चे AITT एग्ज़ाम में पहले फेल हो चुके हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, उनको नहीं पता था कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे AITT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो अभी हमारा AITT का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, जो हमारा AITT का भी जो एग्ज़ाम होना है उसकी मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ इसकी PDF को प्राप्त करना है, ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जो WhatsApp नंबर है वो प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और इसका जो भी कोर्स है, जो भी जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युत अग्नि के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो जो विद्युत अग्नि होती है उसके लिए हम वाटर का यूज़ तो कर नहीं सकते, ना ही फोम, ना ही सोडा एसिड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अग्निशामक में जो विद्युत अग्नि होती है उसके लिए हम जो प्रयुक्त करते हैं वो शुष्क रसायन का यूज़ हम उसमें करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो पहला है वर्क वेरी फास्ट, बहुत तेज काम करना चाहिए, ये तो नहीं है। सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ये सही है। थर्ड है गीले बूट पहनना चाहिए, यदि हम गीले बूट पहनेंगे तो हमको शॉक लग जाएगा। काम पूरा होने के बारे में सोचना चाहिए, काम को जल्दी नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आसानी से विद्युत बहती है, आसानी से जो विद्युत बहती है वो किस में बहती है? जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी करंट पास इजीली किस में होती है? तो वो होती है हमारे कंडक्टर में, ठीक है, वो होती है चालक में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है? विच लॉ इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोलाइसिस? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा थर्ड, ठीक है। तो फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम होता है वही इलेक्ट्रोलाइसिस में लागू होता है, ठीक है। ये कूलाम का नियम इसका नहीं रहेगा, ना ही गॉस का नियम, ना ही ओम का नियम। जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन खालिस्तान पर मुक्त होती है। तो जो लेड एसिड सेल होती है जो इसमें हाइड्रोजन होती है मुक्त, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किस पर होती है? वो होती है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है उस पर जो हाइड्रोजन रहती है वो मुक्त होती है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं सिक्स नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव मटेरियल ऑफ अ लेड एसिड सेल? तो दोस्तों, जो लेड एसिड सेल है उसमें पोस्ट टर्मिनल उसका सक्रिय पदार्थ होगा नहीं, ठीक है। ना ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ना ही जिंक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेड परऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि ये लेड एसिड सेल है। और उसके बाद इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि सक्रिय पदार्थ क्या, एक्टिव जो हमारा मटेरियल है वो क्या होता है? लेड परऑक्साइड होता है। तो इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं सातवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। HWG का पूर्ण रूप क्या होता है? HWG का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड, STAN, स्टैंडर्ड वायर, ठीक है, वायर गेज। तो जो इसका हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज हो जाएगा। जो आठवां क्वेश्चन है, अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? हाउ कैन अर्थिंग रेजिस्टेंस बी रिड्यूस, ठीक है। तो पानी डालकर कर सकते हैं क्या? अर्थिंग प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर कर सकते हैं, कई अर्थिंग के श्रेणी संयोजन से कर सकते हैं, या फिर अर्थिंग प्लेट की गहराई को कम करके इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं।
तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा पानी डालकर। देखो ये जो हमारा गड्ढा होता है, ठीक है, इसमें अर्थिंग प्लेट से डली हुई होती हैं, ठीक है, और इसमें से यहाँ से हम वायर निकला हुआ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें या तो हम सॉल्ट को डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, या तो हम इसमें कोयला प्लस नमक डाल देंगे, ठीक है, नमक और प्लस पानी, ठीक है। तो पानी डालने से क्या होता है, पानी डालने से ये होता है कि जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का में जो अंदर प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमारी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर काम कर पाती है। अब आते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पर। डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुल जाता है, डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुल जाता है तो शक्ति का मान क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा 0 फर्स्ट नंबर का, ये तो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद होता है इंक्रीज बाय 3 टाइम बढ़ जाएगी, ये भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर रहेगा 1/√3 बार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेल्टा संयोजन परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुल जाता है तो जो हमारी पावर होती है एक वाइंडिंग खुल जाने के कारण 1/√3 बार कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपको याद अच्छे से रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पर। 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होते हैं तो न्यूट्रल धारा क्या होती है। तो दोस्तों इसको मैं आपको समझा देता हूँ, न्यूट्रल धारा क्या होती है, ठीक है। 3 फेज प्रणाली है, ये 1 फेज, ये 2 और ये 3 फेज स्टार संयोजित, ठीक है। इसमें ये जो न्यूट्रल रहता है, ठीक है, ये लाइन 1, लाइन 2 और ये लाइन 3 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जब इसमें जो धारा समान होती है, ठीक है, इन तीनों में धारा समान होती है तो न्यूट्रल रहता है, उदासीन होता है। अब न्यूट्रल को उदासीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो उसमें करंट होती है ना वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होते हैं तो न्यूट्रल धारा 0 हो जाती है। विद्युत वायरिंग संदर्भ में पीवीसी से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी से तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन भी बच्चों का AITT का एग्ज़ाम है, ताकि उनको ये वीडियो मिल सके और वो अपने एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब आते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन पर। गति रूप से प्रेरित EMF का सिद्धांत किस में उपयोग किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF इन यूटिलाइजेड इन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनरेटर हो जाएगा। जो हमारा जनरेटर होता है ना, जनरेटर में क्या करते हैं, जनरेटर को जब हम घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, EMF जनरेट होता है, ठीक है। थर्मोकपल में होता है नहीं, स्थिर होता है, चौक भी स्थिर होता है, ट्रांसफार्मर में स्थिर होता है। इसमें कोई जो रोटेटिंग पार्ट होता है, घूमने वाला पार्ट होता है, वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक DC जनरेटर की फील्ड कॉइल आमतौर पर किससे बना होता है। तो अब्रक से तो बना नहीं होता। अब्रक कह रहा था कम्यूटेटर के बीच स्लॉट्स में डला हुआ होता है, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। जो कार्बन होता है, कार्बन के ब्रश बनाए जाते हैं, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। ढलवा लोहा होता है, इससे हमारी बॉडी बनाई जाती है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे। बचा कौन सा, 4th नंबर का क्वेश्चन, तांबा। तो DC जनरेटर में आपने देखा होगा जो कॉपर वायर है उससे उसकी कॉइल बनाई जाती है। अब आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। समांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर हैं। समांतर संचालन के लिए सामान्यतः हम किस जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो समांतर प्रचालन के लिए सबसे बेहतर जो जनरेटर होता है वो होता है शंट जनरेटर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंट जनरेटर है वो समांतर प्रचालन के लिए पसंद किए जाते हैं। अब आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। जब किसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति क्या होती है। एक हमारे पास शंट मोटर है, ठीक है। यदि हम उसकी गति
पर लोड बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके शाफ्ट पर लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो हमारी शंट मोटर होती है वो किस पर करती है, वो स्थिर गति पर काम करने वाली मोटर होती है। पर यदि इसमें हम लोड को बढ़ाएंगे, ठीक है, एक निश्चित लोड तक तो हमारी गति जो रहेगी स्थिर रहेगी, यदि हम लोड बढ़ाएंगे तो गति क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में है थोड़ी सी कम, रिड्यूस स्लाइटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी अप्रेंटिस जिनने भी रेलवे से की हुई है ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकोमोटिव में डीसी सीरीज़ मोटर का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो हमारी डीसी सीरीज़ मोटर होती है, यदि इसको आप किसके चलाते हो, बिना लोड के चलाते हो, ठीक है, यदि आप इसको बिना लोड के चलाते हो तो ये भयानक रूप से गति प्राप्त कर लेती है और जल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको लोड पर चलाया जाता है और हमारा जो लोकोमोटिव होता है वो हमेशा लोड पर होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 17 पे। जब लोड को हटा लिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर अत्यधिक उच्च गति प्राप्त कर लेती है। जैसा कि अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीरीज मोटर। जैसे ही इसमें लोड हटा लिया जाता है तो अत्यधिक रूप से गति प्राप्त कर लेती है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। HPMB हाई प्रेशर मरकरी वेफर लैंप का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप इसका है हाई प्रेशर मरकरी वेफर लैंप, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ये, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर। उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र किस रूप में काम लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई फ्रिक्वेंसी में जो संधारित्र यूज़ लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं, ठीक है। काम करता है संधारित्र किस रूप में काम करता है, तो उच्च आवृत्तियों में करोगे तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 20वां। निम्न में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल हैव 0 पावर फैक्टर। तो दोस्तों इसमें रहेगा, देखो शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर जो होता है शून्य नहीं होता, ठीक है, ना ही RL का होता है ना ही RC का होता है। जो हमारा शुद्ध इंडक्टिव सर्किट होता है ना, उसका जो परिपथ रहेगा पावर फैक्टर रहेगा वो हमेशा शून्य रहेगा, क्योंकि यह जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होते हैं यह पावर खर्च करने का काम नहीं करते हैं। आपको याद रखना है, जितनी ये पावर लेते हैं उतनी ही पावर ये स्रोत को दे देते हैं, ठीक है। जब ये पावर स्रोत को दे देते हैं तो ये क्या करते हैं, 0 पावर को खर्च करते हैं। और जो हमारा शुद्ध प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध हमारा पावर को खर्च करता है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सरल होते हैं पर हमको यदि मालूम नहीं होता है तो हम इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं 20 नंबर 1 क्वेश्चन पर। एक ट्रांसफार्मर क्या करता है। तो दोस्तों जो हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों आपको पता है कि ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता है, फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। जब ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो ये जो करंट को स्टेप डाउन कर देता है, और वोल्टेज को जब ये स्टेप डाउन करता है तो करंट को स्टेप अप कर देता है। तो इसमें मैंने आपको कितने क्वेश्चन हो गए, इसमें आपके 4 क्वेश्चन बन गए। ये पावर को चेंज नहीं करता, ना ही फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो करंट डाउन होता है, यदि वोल्टेज डाउन होती है तो करंट अप होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। टेप चेंजर आमतौर पर खालिस्तान में लगाया जाता है। तो दोस्तों जो टेप चेंजर होते हैं ये पावर ट्रांसफार्मर में लगाए जाते हैं। टेप चेंजर में ऐसा एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसमें से एक टेपिंग निकाल दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको इतनी टेपिंग में यदि 5 वोल्ट मिलेगा, फिर सेकंड टेपिंग में हमको कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। यदि हमको 10 वोल्ट चाहिए है टोटल, तो हम
ये टैपिंग फुल टैपिंग का यूज़ कर लेंगे। यदि हमको केवल 5 वोल्ट चाहिए तो हम इसके हाफ टैपिंग का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हमको मिलेगा आउटपुट में वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर। जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बराबर होती है, जिसे हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होता है। एक होता है करंट ट्रांसफार्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो सीटी होता है। करंट ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज हाई रेटिंग की करंट होती है उसको हम करंट ट्रांसफार्मर से माप सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, पावर ट्रांसफार्मर। अब आते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब वोल्टेज स्टेप डाउन होती है तो करंट जो होती है तो स्टेप अप हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ जो किया जाता है वेल्डिंग के कार्यों में किया जाता है। अब आता है 24 नंबर का क्वेश्चन। एक मल्टीमीटर किस किस को माप सकता है। तो जो हमारा मल्टीमीटर होता है वो वोल्टेज को, करंट को और रेजिस्टेंस को, तीनों को क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या होता है, मल्टीमीटर, ताकि ये मल्टी जो राशियाँ हैं उसको माप सके। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। अर्थ रेजिस्टेंस को खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। रासायनिक मिट्टी परीक्षण इसके द्वारा नहीं मापा जाता, ठीक है। IR परीक्षण ये भी नहीं है। डक्टर ओममीटर ये भी नहीं है, तीनों नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो फॉल ऑफ पोटेंशियो विधि और अर्थ टेस्टर से अर्थ रेजिस्टेंस को हम मेज़र कर सकते हैं, और फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि तो पोटेंशियोमीटर हो तो उससे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, मेजर। अब आते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पर। परमानेंट मूविंग कॉइल प्रकार के उपकरणों का स्केल कैसा होता है। द स्केल ऑफ PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों इसका जो स्केल होता है एकदम यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब इसमें जो पैमाने होते हैं पूरे होते हैं, ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। तो परमानेंट जहाँ पे मूविंग कॉइल आता है, कॉइल शब्द आता है, मूविंग कॉइल परमानेंट, उसमें हमेशा यूनिफॉर्म जो होता है स्केल का हम यूज़ करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर का काम है, ठीक है। कम्यूटेटर होगा नहीं, टैको गेज नहीं, रेस्पिरेटर नहीं। रेस्पिरेटर ये पावर प्लांट होते हैं ना, इन सब में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे ट्रांसफार्मर होता है, जो उसमें ऐसे बुशिंग लगे होते हैं जिससे हम सप्लाई जो इनकमिंग इसमें आती है उसी को हम क्या कहते हैं, बुशिंग कहते हैं, ठीक है। बुशिंग किसके बने रहते हैं, ऐसे इस तरीके से चीनी मिट्टी के बुशिंग इसमें बने हुए होते हैं। अब आते हैं 20 नंबर 8 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है, ठीक है। जो जूल नियम है, जूल नियम नहीं, लेंज का नियम भी नहीं रहेगा इसका ऑप्शन। किरचॉफ का नियम है, वोल्टेज और करंट लॉ में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो जो प्रदीप्ति से संबंधित होता है वो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, सिंपल है। अब आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस डिस्चार्ज लैंप है, ठीक है। जो हमारी गैस डिस्चार्ज लैंप है वो है सोडियम वेफर लैंप। तो दोस्तों आप पता है जो शादी पार्टियों में सोडियम वेफर लैंप का यूज़ किया जाता है, जो 10 से 15 मिनट स्टार्ट होने में लेता है, जिसमें गैस डिस्चार्ज के जरिए ही जो हमारी क्या रहती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अब आते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पर। एक क्रिस्टल डायोड में होता है, एक क्रिस्टल डायोड में क्या होता है, एक क्रिस्टल डायोड में होता है एक पी और एन जंक्शन, ठीक है। एक डायोड होता है ना, उसमें क्या होता है, पी एन जंक्शन होता है।
अब आते हैं ऑप्शन नंबर 31 पर कि एक ट्रांजिस्टर में रिक्तकरण परतों की संख्या क्या होती है। द नंबर ऑफ डिप्लेक्शन लेयर इन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में जो डिप्लेक्शन लेयर होती है उनकी संख्या कितनी होती है। तो ट्रांजिस्टर में डिफ्लेक्शन लेयर की संख्या होती है 2। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट कितना होता है। यदि हम एक रेक्टिफायर में सर्किट का यूज़ नहीं करते हैं तो जो उसका आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, पल्सेटिंग डीसी रहेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो जो एक रेक्टिफायर होता है, जैसे कि हम डायोड का रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो यहाँ पे क्या मिलती है हमको, डीसी करंट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमको डीसी करंट मिलती है और जो डीसी करंट होती है वो कैसी होती है, पल्सेटिंग डीसी होती है। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी होती है। अब इसी को हम एक स्थिर डीसी में बदलने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। यदि फ़िल्टर को नहीं लगाएंगे तो इसमें पल्सेटिंग डीसी मिलेगी, उसमें कुछ जो हार्मोनिक्स रहेंगे वो एसी के रहेंगे, मतलब एसी के जो तत्व रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर। रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है। तो दोस्तों इसको हम करते हैं, इसमें बोला हुआ है कि रोटर की संरचना के आधार पर, तो डिपेंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रोटर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी पॉसिबल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 फेज मोटर है, स्क्विरल केज मोटर भी 3 फेज होती है और स्लिप रिंग भी होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी मोटर संभव हो सकती है, स्क्विरल केज भी हो सकती है और स्लिप रिंग भी हो सकती है। अब आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में ट्रू है, सत्य है। ठीक है, तो जो हमारा एक मोटर में का स्टेटर होता है एक दृढ़ सामग्री से बना होता है। ठीक है, यह नहीं रहेगा। इट हैज़ सैलिएंट पोल, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, 3 फेज में टर्मिनलों को कम्यूटेटर के माध्यम से निकाला जाता है, ये भी नहीं रहेगा। स्लॉट में बिगडिंग का स्थापन, वाइंडिंग आर इंस्टॉल्ड इन स्लॉट, ऑप्शन नंबर 4 तो सही होगा। क्योंकि जो हमारा मोटर का स्टेटर होता है तो स्टेटर में क्या होती है, स्टेटर वाइंडिंग की जाती है। तो किस में की जाती है, उसमें जो स्लॉट्स होते हैं उस पर हम वाइंडिंग की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पर। मोटर की तुल्यकालिक गति तथा रोटर गति का वास्तविक अंतर क्या होता है। मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति का जो अंतर होता है वो क्या होता है, स्लिप होता है। ठीक है, जो मोटर वास्तविक गति चल रही है, ठीक है, जो NS चल रही है, और जो उसकी रोटर गति है, जो इन दोनों का यदि आप अंतर कर दोगे तो आपकी स्लिप निकल आएगी। और यदि आप इससे 100 से गुणा कर दोगे तो इसमें हमको परसेंटेज स्लिप प्राप्त हो जाएगी। 36 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूल स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है। तो जो ड्यूल स्टार्टर है इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूल स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा रिले यूज़ होता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमारा ड्यूल स्टार्टर होता है, ड्यूल स्टार्टर में कभी रीड रिले नहीं लगता, ना ही इम्पल्सर रिले लगता है, ना लैंचिंग रिले लगता है, इसमें लगता है थर्मल ओवरलोड रिले। ठीक है, ये ड्यूल स्टार्टर में इसका यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सीलिंग फैन में सामान्यतः खालिस्तान की एकल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का तो फूड मिक्सर में किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर स्टड कैपेसिटर रन मोटर का यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है कैपेसिटर स्टार्ट, ये भी नहीं किया जाता। जो परमानेंट कैपेसिटर होता है ना हमारे, जो फैंस में लगा रहता है, तो इस मोटर का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पर। अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो
फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। ओम के लॉ पर नहीं करता है ये काम, ठीक है, ना एम्पियर लॉ ना ही लेंज लॉ। ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं इन एग्ज़ाम में और अदर हमारे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 40वें नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का अल्टरनेटर है? तो रोटेटिंग कम्यूटेटर प्रकार का कम्यूटेटर होता नहीं अल्टरनेटर में, स्क्विरल केज रोटर प्रकार का कैपेसिटर भी नहीं होगा, इसका होगा रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का जो अल्टरनेटर है, ये इसका एक प्रकार है, ठीक है। अब आते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन पर। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में किस तरह से लाते हो, ठीक है। इज एन इलेक्ट्रिक अल्टरनेटर करंट इंड्यूस्ड द आर्मेचर कॉइल वी आउट इन द एक्सटर्नल सर्किट विथ द हेल्प ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग, ठीक है। स्लिप रिंग का ही यूज़ तो किया जाता है धारा को बाहर लाने के लिए। जो स्लिप रिंग होती है वो किसकी बनाई जाती है? तांबे की बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पर। एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर की निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यदि स्टार कनेक्शन है, ठीक है, तो जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है जो उसमें लाइन वोल्टेज होती है वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है। यदि डेल्टा कनेक्शन में होता तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल हो जाती है। तो जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन पर। तुल्यकालिक मोटर में निम्न में से कौन सा आरपीएम मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P, ठीक है। P पोल है, F फ्रिक्वेंसी है और ये सिंक्रोनस स्पीड है। यदि पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो गति घट जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पर। एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता को किस में दर्शाते हैं? तो दोस्तों ये जो वक्र बनता है ना, ये कौन सा वक्र बनता है? वी वक्र बनता है, ठीक है। ये बनता है वी वक्र, जो किस किस के बीच बनाया जाता है? जो लोड रहता है, लोड, और जो हमारी करंट होती है एक्साइटिंग करंट, उसके बीच बनाया जाता है। आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 45 नंबर पर। निम्न में से कौन सा कुचालक पदार्थ है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो कुचालक पदार्थ होता है माइका होता है, और जो माइका का यूज़ है कम्यूटेटर खंडों में, हम जो ये कटे हुए खंड होते हैं इनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। याद रखना है इसको आपको। अब आता है 46 नंबर का क्वेश्चन। एक स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? तो जो हमारी स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर होती है उसमें कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रनिंग वाइंडिंग। जो हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो मोटे टर्न और कम लपेटों की बनाई जाती है, और रनिंग वाइंडिंग पतले टर्न अधिक लपेटों की बनाई जाती है। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा होता है? सेम वही क्वेश्चन है जो हमारी है ना, जो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो कम मोटाई का तार होता है वो किस में होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग में होता है, ठीक है। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है वायर फेरूल का यूज़ किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल नहीं होता, रेसपी और स्लीव नहीं होता। तारों के सिरे को आसानी से पहचानने के लिए वायर फेरूल का यूज़ करते हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का कार्य क्या होता है?
कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का जो कार्य होता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घर्षण, गर्मी और शारीरिक क्षति से तारों को सुरक्षित करने के लिए। अब आता है आखिरी क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन, ग्रोमेट आमतौर पर किससे बनाई जाती है। तो दोस्तों जो ग्रोमेट होती है वो रबर से बनाई जाती है। कुछ इस तरीके की ग्रोमेट होती है, दोनों साइड इसमें होल होता है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।